Hi, my name is Dr. Ashok Hussain Khan. Today we are going to discuss an important topic, eutrophication and algal bloom. पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूट्रोफिकेशन क्या है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अलगल ब्लूम क्या होता है। देखिए, जो फार्मर्स है, फार्मर्स मीन्स किसान, जो किसान होते हैं वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, स्पेशली कौन से फर्टिलाइजर्स, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, अपने एग्रीकल्चर फील्ड में और हार्टिकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए, और इसके साथ साथ उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना। लेकिन जब यही फार्मर्स NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं, ज़्यादा तादाद में यूज़ करते हैं, तो इनका रन अप हो जाता है। ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाते हैं? वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाते हैं। वाटर बॉडीज़ मीन्स लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। और जब ये वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाते हैं तो ये वाटर की भी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। ये वाटर की फर्टिलिटी इंक्रीज होना ड्यू टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। पोटेशियम में इसलिए फिलहाल बात नहीं करूंगा, बाद में बताऊंगा कि पोटेशियम का उतना रोल नहीं है। जब नाइट्रोजन, फास्फोरस की वजह से वाटर की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब जब वाटर की फर्टिलिटी बढ़ती है तो वाटर में जो छोटे छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, उनकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है। यानी जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, उनकी ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। और क्या रिजल्ट क्या निकलता है कि जब इनकी ग्रोथ, जब इनकी पॉपुलेशन, जब इनकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वाटर जो है वो डिसकलर हो जाता है, यानी वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये वाटर का कलर चेंज हो जाना, या जब NPK कहाँ पहुँच जाता है? वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाता है, तो वाटर की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ये वाटर की फर्टिलिटी इंक्रीज होना, इसी को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब जब ये वाटर की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे तो वाटर में जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, यानी छोटी छोटी एल्गी होती है, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी, उनकी रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ये डिसकलरेशन ऑफ वाटर होना ड्यू टू द इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को हम बोलते हैं अलगल। तो ये रही बात यूट्रोफिकेशन एंड अलगल ब्लूम की। अब कॉजेज ऑफ अलगल ब्लूम, ये अलगल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन किस कारण से होता है, किस वजह से होता है? तो पहले जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस यानी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जब एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करता है, यूज़ होते हैं, यानी जब फार्मर्स इनको एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करता है तो उसकी वजह से जो है यूट्रोफिकेशन हो जाती है, यानी उसके बाद अलगल ब्लूम हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने पोटेशियम की बात क्यों नहीं की? देखिए, पोटेशियम ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है या ओशंस है, उसमें ऑलरेडी जो पोटेशियम होता है। लेकिन पोटेशियम जो प्लांट को या एल्गी को, ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट मीन्स ये प्लांट को छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में चाहिए, तो इसका इतना रोल नहीं है। प्लांट इसको एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पोटेशियम का कोई रोल नहीं है। लेकिन मेन जो रोल है, यानी जो यूट्रोफिकेशन या अलगल ब्लूम करता है, वो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स है। उसके बाद डिटर्जेंट्स, यानी जब आप कपड़े धोते हो, जब आप साबुन यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए, तो उनका जो उसमें जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें फास्फोरस है, वो भी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है? इनका डेस्टिनेशन भी वाटर बॉडीज होता है। यो और तीसरा जो है पुअर सीवेज ट्रीटमेंट। देखिए, गंदगी, वेस्ट, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हो, चाहे फैक्ट्री वेस्ट्स हो, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट्स हो, अगर उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जाएगा, अगर वो ऐसी हम वाटर बॉडीज में फेंक देंगे तो उनमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो भी क्या करेंगे? यूट्रोफिकेशन करेंगे और अलगल ब्लूम करेंगे। ये हो गया कॉजेज ऑफ अलगल ब्लूम। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग अलगल ब्लूम। कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे अलगल ब्लूम होता है? देखिए, पहला है हाई टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ वाटर, यानी लैंटिक वाटर में होता है या लोटिक वाटर में होता है, रनिंग वाटर में होता है या स्टैग्नेंट वाटर में होता है। पहले हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे। सपोज अब ये जो वेस्ट्स है, अब जो ये नाइट्रेट्स है या फॉस्फेट्स है, ये जब वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं
जितना इनका डिकम्पोशन, फॉर एग्जांपल ये फॉस्फेट है या नाइट्रेट्स है या कोई और वेस्ट है, जितना इनका डिकम्पोशन ज़्यादा हो जाएगा उतना जो एल्गी है जितना इनका डिकम्पोशन ज़्यादा हो जाएगा, डिकम्पोशन मीन्स ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा ये फॉस्फेट्स नाइट्रेट्स या वेस्ट्स का, उतना जो एल्गी है या प्लांट्स है उनको इजीली अवेलेबल, जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यानी जितना इनका डिकम्पोशन ज़्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स का, फॉस्फेट्स का, नाइट्रेट्स का, उतना अवेलेबल वो ज़्यादा प्लांट को रहेंगे और उतनी उसकी पॉपुलेशन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, यानी उतना ज़्यादा अलगल बलूम होगा। समझने की बात है। यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये रिसर्च जो हमें बताता है कि जितनी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना जो ये न्यूट्रिएंट्स है इनकी डिकम्पोशन ज़्यादा होगी और उतना अलगल बलूम ज़्यादा होगा। इसके बाद है नेचर ऑफ वाटर। मैं आपको बताते जाऊं कि जो वाटर है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है अलगल बलूम में। मैं आपको अगर बताऊं कि दो टाइप के वाटर अगर हम यहां लेंगे, एक लेंगे लैंटिक और दूसरा लेंगे लोटिक। लैंटिक का मतलब है रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट पानी, वाटर, और दूसरा जो है लोटिक, ये मूविंग वाटर। लैंटिक वाटर में ज़्यादा अलगल बलूम होता है, वह लोटिक वाटर में अलगल बलूम होने का मतलब चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वाटर मूव करता है तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो जाते हैं, वो कहीं रुकते नहीं हैं, इसीलिए लोटिक वाटर में आपको अलगल बलूम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो लैंटिक वाटर है उसमें जब वाटर रुका रहेगा, उसमें जब न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं वो एक ही जगह जमा हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, सच एज पॉन्ड्स है या लेक्स है। इनमें क्या है, ये लैंटिक वाटर होता है इनमें, यानी स्टैग्नेंट वाटर होता है। तो जहाँ जब इनमें पॉन्ड्स और लेक्स में ये न्यूट्रिएंट्स रुक जाते हैं तो यहाँ पे एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, यानी अलगल बलूम ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है लैंटिक वाटर में अलगल बलूम होता है, लोटिक वाटर में अलगल बलूम के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ, मैंने पढ़ाने से पहले बोला था ब्लू ग्रीन एल्गी का रोल ज़्यादा है अलगल बलूम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये इसी वाटर में पाई जाती है, लैंटिक वाटर में पाई जाती है। इसीलिए मैंने बोला था जब ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। मैंने और किसी एल्गी का डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था आगे मैं पढ़ाने वाला हूं कि जो अलगल बलूम है वो लैंटिक वाटर में होता है, उस लैंटिक वाटर में आपको जो एल्गी मिलेगी वो ब्लू ग्रीन एल्गी ही होगी। तो यहाँ तक हमने समझा यूट्रोफिकेशन क्या है, उसके बाद अलगल बलूम, उसके बाद कॉजेज ऑफ अलगल बलूम, उसके बाद मैंने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग अलगल बलूम। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है इफेक्ट्स ऑफ अलगल बलूम। अब ये अलगल बलूम या यूट्रोफिकेशन जब होगा तो इसके क्या नताइज होंगे, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। पहले देखिए लाइट, पहला जो डिसएडवांटेज है अलगल बलूम का है वो लाइट पेनिट्रेशन लेवल इन वाटर डिक्रीजेस। सपोज ये वाटर है, ये देखिए 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म वाटर में होते हैं। जो ऊपर, जो वाटर के ऊपर होते हैं, फ्लोट करते हैं, उनको हम प्लैंक्टन कहते हैं। जो वाटर के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं नेक्टन, और जो वाटर के बॉटम पे होते हैं उनको हम बोलते हैं बेंथन। यानी पहले समझने की बात है कि जो वाटर है, कोई वाटर बॉडीज़ है सच एज पॉन्ड्स है या लेक्स है, उसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं, प्लैंक्टन, नेक्टन एंड बेंथन। यानी प्लैंक्टन मीन्स जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, जो मिडल पोर्शन में रहते हैं, जो एक्टिवली स्विम करते हैं, उनको हम नेक्टन बोलते हैं, और जो बॉटम पे होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलते हैं बेंथन। अब क्या होता है कि अगर अब मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँ कि अलगल बलूम की वजह से लाइट पेनिट्रेशन लेवल डिक्रीज होती है। यानी अभी अगर वाटर ट्रांसपेरेंट है, यानी साफ है, प्योर वाटर है, तो वो लाइट जो है, सनलाइट, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब सनलाइट जो है, अगर ट्रांसपेरेंट वाटर होगा तो ये सनलाइट जो है बॉटम तक पहुँच जाएगी। यानी जो इसमें नेक्टर
नेक्टेन या बेंथन प्लांट्स होंगे उन तक भी लाइट पहुंचेगी और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर अलगल ब्लूम हो जाएगा किसी वाटर बॉडीज में, यानी वाटर का डिस्कलरेशन हो जाएगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, तो ये जो सनलाइट है ये नेक्टन या बेंथन ऑर्गेनिज्म जो है वहां तक नहीं पहुंचेगी। जब ये जो सबमर्जिड प्लांट्स है या रूटेड प्लांट्स है, जब इनको लाइट ही नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। यानी अलगल ब्लूम जो है अल्टीमेटली जो है वो सनलाइट को पेनिट्रेट नहीं होने देता है। नेक्टन और बेंथन या सबमर्जिड प्लांट्स या रूटेड सबमर्जिड प्लांट जो है उन तक जब लाइट ही नहीं पहुंचती वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। दूसरा है हाइपोक्सिया कंडीशन, हाइपोक्सिया कंडीशन। देखिए अब अगर ये अलगल ब्लूम हो रहा है किसी वाटर बॉडीज में, सपोज पॉन्ड में या लेक में, यानी डिस्कलरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, एल्गी की ग्रोथ हो रही है, सपोज ये एल्गी है, इसकी ग्रोथ हो गई, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा है, यानी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स जो इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब क्या होगा जब एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, समझ लेना, क्योंकि हर किसी का लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मीन्स हर किसी का एक डेथ पीरियड होता है, बर्थ टू डेथ जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। हर किसी को मरना है। जब ये एल्गी जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जब ये मर जाएंगे तो ये बॉटम पे पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो इनको डिकम्पोज करेंगे इन एल्गी को, या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और कोई होगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया है वो इनको डिकम्पोज करेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, यानी वो एरोबिकली इनको डिकम्पोज करते हैं, और वो सारा ऑक्सीजन जब यूज करेंगे तो जो यहाँ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे फिशेस होंगी या कोई और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अलगल ब्लूम जब ज़्यादा होता है, यानी जब एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जब उनकी, अब हर किसी का मैंने बोला कि लाइफ स्पैन होता है, इस एल्गी को भी मरना है। जब इनकी एल्गी की डेथ होगी तो इनको डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन यूज करेगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी। ये ऑक्सीजन की कमी होना, इसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन होना। यानी अब जो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, फिशेस है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तीसरा जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। हमारे ब्लड में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन कह सकते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऊपर वाले ने हमारे ब्लड में इसलिए रखा है ताकि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब कोई, अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं हम। उससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड में एक कंजुगेटेड प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों रखा गया है ब्लड में, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। सपोज अब कोई बच्चा, ज़्यादातर जो है एडल्ट्स में तो कम देखने को मिलता है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग यानी स्पेशली बच्चे जो है, अगर वो ये यूट्रोफिकेटेड वाला या अलगल ब्लूम वाला वाटर पिएंगे, उसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं। सपोज अगर किसी बच्चे ने ये पानी पिया, अलगल ब्लूम वाला वाटर पिया, उसने कंज्यूम किया वो, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो अलगल ब्लूम वाला वाटर है इसमें नाइट्रेट्स होते हैं। जब ये नाइट्रेट्स इस बच्चे की बॉडी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स किसके साथ मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये मिलता है तो ये बन जाता है मिथेमोग्लोबिन। अब इसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इसके साथ मिल गया, ये बन गया मिथेमोग्लोबिन। क्यों बन गया, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जब ये वाटर कंज्यूम करता है, ये नाइट्राइट जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं और ये बन जाता है मिथेमोग्लोबिन। अब इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और जो बॉडी है वो पीली पड़ जाएगी, ब्लू पड़ जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जा रहा है, एडल्ट्स में इनका असर कम ही होता है।
तीसरा जो हमारा है नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है वो है इकोनॉमिक डिजास्टर। देखिए अगर किसी जगह यूट्रोफिकेशन हो गया वाटर बॉडीज में या अलगल बुलोम हो गया तो अब क्या होगा, अब इकोनॉमिक डिजास्टर आ जाएगा। इकोनॉमिक डिजास्टर मीन्स अगर उस वाटर बॉडीज में पहले फिशेस अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारों का ये रोजगार है, लाइवलीहुड है फिशेस, वो फिशेस को निकालते हैं बेच देते हैं मार्केट में। लेकिन अगर किसी जगह यूट्रोफिकेशन हो गया, अलगल बुलोम हो गया, वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल जो है डिप्लीट हो जाएगी, अल्टीमेटली जो फिशेस है वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये उनके लिए डिजास्टर है जिनका फिशेस एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उनका अब कोई सहारा नहीं रहेगा, उनका इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट जो इसका इम्पैक्ट है अलगल बुलोम का वो है एजिंग ऑफ लेक्स। ये आपको याद रखना है कि आगे आप पढ़ोगे कि सक्सेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी। लेकिन फिलहाल आप याद रखोगे जिस वाटर बॉडीज में, पॉन्ड में या लेक में वो अलगल बुलोम होगा, एक टाइम आएगा कि वो जो है वो ड्राई लैंड बन जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर किसी पॉन्ड में, लेक में यूट्रोफिकेशन हो गया, अलगल बुलोम हो गया, तो अब वो लेक या पॉन्ड नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा जब वो ड्राई लैंड बन जाएगा। इतना आप याद रखो। आज के लेक्चर में हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।